Hello everyone. Today we will start a new chapter of accountancy, that is trial balance and error. जब हमने लेज़र चैप्टर किया है तब हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है. ये चैप्टर भी मोस्टली उसी अकॉर्डिंग ही है, वैसे ही बनाना है फॉर्मेट. बस इस चैप्टर में कुछ थोड़ी बहुत आप नई बातें सीखोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस? One can say that trial balance is a summary of accounts. All the businessmen after completion of posting from journal और सब्सिडरी बुक टू लेज़र, या तो जर्नल से लेज़र में पोस्टिंग होती है, सब्सिडरी बुक से लेज़र में पोस्टिंग होती है. हम ये दोनों कर चुके हैं. तो जब ये पोस्टिंग हो जाती है देन ही वांट टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग. क्या जितनी भी पोस्टिंग की है वो सब एक्यूरेट है, ये जानना चाहते हैं. फॉर दिस पर्पज अ स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड wherein the balance of all the accounts in the ledger are incorporated. एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है जिसमें लेज़र के सभी बैलेंसेस को लिखा जाता है, एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस. अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंसेस आर पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. जिन जिन लेजर बैलेंसेस का डेबिट ओपनिंग बैलेंस आता है एट द एंड, ओपनिंग बैलेंस जो डेबिट साइड होता है ना, तो उन्हें डेबिट साइड, और जो उनसे भी बैलेंसेस क्रेडिट साइड शो करते हैं वो क्रेडिट साइड दिखा दिए जाते हैं. अगर आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है तो इट मीन्स पोस्टिंग एक्यूरेट नहीं हुई है. अगर डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल है तो ये कंसीडर किया जाता है कि पोस्टिंग एक्यूरेट है. हाउएवर मिस्टेक्स तब भी हो सकती है. एज़ यू नो कि हमारा पूरा अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम है, इसीलिए पॉसिबल हो पाता है कि एक तरह का मेजरिंग टूल लगा के चलो, एक तरफ डेबिट है दूसरी तरफ क्रेडिट है, हमेशा इन दोनों का जो बैलेंस है वो बराबर रहेगा और ये पूरे बिजनेस के अकाउंट बैलेंस में चलते जाएंगे. ठीक है. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रायल बैलेंस. इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट एंड द कैश बुक. जितने भी लेज़र अकाउंट होते हैं या कैश बुक, देखो इन्होंने यहाँ साथ में कैश बुक इसलिए मेंशन किया है क्योंकि अगर कैश बुक बनाई जाती है ना तो कैश अकाउंट नहीं बनाया जाता है, इसलिए लेजर अकाउंट्स और कैश बुक के बैलेंसेस की लिस्ट बनाई जाना उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं. इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है या अकाउंट नहीं बनाया जाता, एक स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट मतलब ये सिर्फ आपको इन्फॉर्म करती है, आपको रिकॉर्ड दिखाती है, इससे आप कुछ बनाते नहीं हो. इसका कुछ लेट्स से कि किसी पर्टिकुलर आइटम से बिलोंग नहीं करता है ये. इट इज़ नाइदर अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नोर डज इट अपीयर इन द एक्चुअल बुक ऑफ अकाउंट्स. इट इज़ जस्ट अ वर्किंग पेपर. ना तो ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है जैसे समरी बनाना, बट ये ना ही बुक्स में दिखाया जाता है, बट इसे प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि फिर भी ये इतना इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, आगे के अकाउंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. ये जो सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसके लिए ट्रायल बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. आप इसे एवरी मंथ बना सकते हो, एवरी क्वार्टर यानी एवरी 3 मंथ बना सकते हो, एवरी 6 मंथ के बाद बना सकते हो और एवरी ईयर बना सकते हो. यूजुअली इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट. देखो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले बनाए जाते हैं क्योंकि जो फाइनल अकाउंट बनाने में इनकी बहुत बड़ी हेल्प होती है. इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एट नॉट अ पर्टिकुलर पीरियड. यानी एक डेट की बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं. लेट्स से कि अगर हम आज ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो आज की डेट दैट इज़ 30 जुलाई और 31 जुलाई, तो जो ये 30 जुलाई तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो देता है. कोई पर्टिकुलर पीरियड की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, लाइक 1 मंथ का डाटा है, ये 2 मंथ का डाटा है, जैसे ऐसा कोई बात नहीं है. ये सीधा एक पर्टिकुलर डेट को इन्फॉर्मेशन देता है कि आज तक का अप टू 30 जुलाई ये बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन है. ये नहीं कहता कि 1 अप्रैल टू 30 जुलाई की ये इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता. इट इज़ प्रिपेयर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट. ये तो पता ही है कि जो लेजर अकाउंट की एक्यूरेसी को चेक करता है कि कोई कैलकुलेशन अरिथमेटिकल यानी कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं हुई. इफ़ द बुक्स आर अरिथमेटिकली एक्यूरेट द टोटल ऑफ ऑल डेबिट बैलेंस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ द क्रेडिट बैलेंस. अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो ये दोनों बैलेंसेस इक्वल हो जाएंगे. अ टैली ट्रायल बैलेंस is not a conclusive proof of the accuracy of the book of accounts, since certain type of errors remain even when the trial balance tallies. यानी कि अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि 100% ही ट्रायल बैलेंस करेक्ट है. इवन देन कुछ चांसेस रहते हैं इनएक्यूरेसी के, और वो चांसेस इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है
फिर भी एरर आ जाए। दैट इज़ वाई चैप्टर का नेम है ट्रायल बैलेंस एंड एरर। तो इन कैरेक्टरिस्टिक से जो इंपॉर्टेंट बातें समझने को मिली वो ये कि ये एक स्टेटमेंट है ना कि अकाउंट है। सेकंड ये कि ये एक पर्टिकुलर पीरियड पर बनाया जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर किया जाता है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर पीरियड तो टाइम गैप होता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने, ऐसा नहीं है, कोई पर्टिकुलर पीरियड को शो करता है। जो ये इन्फॉर्मेशन शो करता है वो पर्टिकुलर डेट की इन्फॉर्मेशन शो करता है। इसको हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब एक्सप्लेन करूँगे अच्छे से। और ये अरिथमेटिकली एक्यूरेसी को चेक करता है। एंड इवन डेबिट और क्रेडिट का इक्वल आने का ये मतलब नहीं है कि ट्रायल बैलेंस करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें ट्रायल बैलेंस की करेक्टरिस्टिक से सीखने को मिले। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? फर्स्ट इज टू असर्टेन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। देखो बनाया क्यों जाता है? ताकि ये जान सके कोई अरिथमेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड ही नहीं मिलेगी तो हमें पता चल जाएगा हाँ फिर तो पक्का ही कुछ गड़बड़ है। अगर मैच हो रही है तो चांसेस है कि हो भी सकती है नहीं भी, बट अगर मैच नहीं हो रही तो हमें पक्का पता है कि कहीं ना कहीं अरिथमेटिकल मिस्टेक हुई है, तो हम फाइंड करेंगे। To help in detection or location of error, if trial balance does not tally, it indicates some error have occurred and the accountant will then proceed to locate such error. यहाँ पता चल गया कुछ गड़बड़ है, अब यहाँ पर उस प्रॉब्लम को, उस एरर को डिटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज टू ऑब्टेन अ समरी टू द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट की एक समरी मिल गई हमें। इन शॉर्ट एक मैंने पहले ही कहा है कि जो ट्रायल बैलेंस एक लेजर अकाउंट्स की समरी होती है। हर एक अकाउंट के बारे में एक एक नंबर में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इतने डेटर्स हैं, इतनी एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ है, इतनी कैपिटल है, इतने क्रेडिटर्स हैं, तो पूरी समरी अवेलेबल हो गई ना। एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस हाउएवर डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि फाइनल अकाउंट को बनाने में इसकी हेल्प ली जाती है। नाउ लेट्स लर्न कि बनाया कैसे जाता है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एज एट, यहाँ डेट मेंशन की जाएगी एंड वी ऑलवेज मेंशन एज एट, ठीक है। यहाँ एज एट लिखने का मतलब है आज की डेट में। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या होगी? नेम ऑफ अकाउंट, जो भी नेम ऑफ अकाउंट है, LF लेजर फोलियो, बैलेंस डेबिट कॉलम, बैलेंस क्रेडिट कॉलम, और एंड में क्या होगा? टोटल, और जितना टोटल है वो क्या होगा? मैच करेगा। देखो यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो इज कैश बुक एंड लेजर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ शेखर ब्रोस एज ऑन 30th अप्रैल 2020। एक तरफ तो कैश बुक बनाई है और बाकी सारे लेजर अकाउंट बनाए हैं, ठीक है। एंड वी हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। देखो यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस क्या बच रहा है? क्लोजिंग बैलेंस तो क्रेडिट साइड है, बट ओपनिंग बैलेंस कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड, यानी कैश बैलेंस है 55,500 एंड बैंक बैलेंस है 3,80,000। तो ये दोनों डेबिट बैलेंस हैं। यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड एंड सेकेंड लिखेंगे कैश एट बैंक, ठीक है। दोनों कॉलम का टोटल 55,500 एंड 3,80,000। तो 55,500 3,80,000 इस तरीके से। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस कितना है? 2 लाख, क्रेडिट बैलेंस। एंड वी नो कि नेचर भी क्या होता है? क्रेडिट होता है। जब आपको लेजर अकाउंट में करवाया था वहाँ एक्सप्लेन किया था कि 5 तरह की कैटेगरी में अकाउंट्स को डिवाइड कर सकते हैं हम। एसेट, एक्सपेंस और कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम। इन तीनों का नेचर क्रेडिट होता है, इन दोनों का नेचर डेबिट होता है। तो कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है। नेक्स्ट इज, देखो क्या है? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसका टोटल नहीं किया जाता। खुद देखेंगे कितना अमाउंट आ रहा है। तो कितना अमाउंट आ रहा है? 4,90,000 रुपीज़। तो यहाँ आएगा परचेजेस अकाउंट। डेबिट साइड 4,90,000, तो कोई डेबिट साइड होता है। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट होता है। अगेन इसका भी टोटल है 8,30,000 और 24, इसका टोटल कितना हो जाएगा? 8,54,000। सेल्स का क्रेडिट नेचर होता है, और यहाँ क्या आएगा? सेल्स अकाउंट।
देन दिनेश का बैलेंस क्रेडिट साइड बच रहा है, ये भी बता रहा है कि दिनेश जो है वो क्रेडिटर होगा। तो क्रेडिट बैलेंस दिनेश का 58,000 दिनेश ने। देखो अगर अकाउंटिंग की नॉलेज होती है तो हम ये सिर्फ ये देखकर कि क्रेडिट बैलेंस बच रहा है या डेबिट बैलेंस बच रहा है ये बता सकते हैं कि हमारा डेटर होगा या क्रेडिटर होगा, है ना। देखो नेक्स्ट है गोपाल का डेबिट बैलेंस बच रहा है। ओपनिंग बैलेंस देख रही हूँ मैं, याद रखना है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं देख रहे कहाँ पे। ज़्यादा बैलेंस तो डेबिट का होगा ना, तभी तो वहाँ पे फिगर लिखनी पड़ी बैलेंस करने के लिए। देखो यहाँ 5,30,000 है, यहाँ 450 था। बिकॉज डेबिट साइड हैवी थी इसलिए इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ बैलेंस किया गया, 85,000 डाल दिया गया ताकि ये दोनों साइड बराबर हो जाए, सेम हो जाए। इसीलिए जो 80,000 का ओपनिंग बैलेंस देखा जाता है जिससे ये पता चले कि ज़्यादा कौन सी साइड थी, डेबिट साइड ज़्यादा थी। इसलिए गोपाल का डेबिट बैलेंस जो ये शो करता है, गोपाल क्या होगा, डेटर 80,000 रुपीज़। नेक्स्ट है नितिन का 50,000 बच रहा है तो नितिन भी क्या है, डेटर 50,000 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर है फर्नीचर अकाउंट शो कर रहा है 25,000 का डेबिट बैलेंस। एंड फर्नीचर क्या होती है, जो 5 कैटेगरी बोली है फर्नीचर, उनमें से कौन सी कैटेगरी में आएगी, एसेट में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट अकाउंट। रेंट क्या होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट। रेंट का 4,000 नॉमिनल अकाउंट के टोटल नहीं किए जाते। ड्राइंग अकाउंट का नेचर क्या होता है अब ये बताओ। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सपेंस हुआ, और साथ ही साथ इसकी वजह से कैपिटल को रिड्यूस किया जाता है, तो कैपिटल को कम करने का काम करता है ये, तो इसलिए डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट है सैलरी एक्सपेंस है 14,500। आफ्टर दैट यहाँ पर गिवन है परचेज रिटर्न। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस कितने से होगा, 2,000। अब यहाँ पर टोटल करना है। अगर ये टोटल बराबर सही आ रहा है तो मतलब लेजर सारे करेक्ट बने थे और बैलेंसेस मैच हो जाएंगे। इस तरीके से ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। इज़न्ट इट ईजी, है ना। तो ये लेज़र के बाद किया जाता है, समरी ऑफ लेज़र भी कहते हैं इसको। लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन नाउ इन दिस क्वेश्चन आपको सीधा सब अकाउंट के बैलेंसेस दे दिए गए, ये नहीं बताया गया कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, सीधा बैलेंसेस दे दिए गए हैं। अब आपको नेचर पता होना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक का नेचर क्या होता है, परचेजेस का नेचर क्या होता है, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट या क्रेडिट साइड पर उसे रिकॉर्ड करना है। फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और रूल अभी आपको बताया था कि एसेट और एक्सपेंस ये डेबिट होता है, तो क्रेडिट क्या होता है, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम, ये तीनों का नेचर क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अब आप बताएंगे, साथ साथ हम रीड करते जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है जो स्टॉक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस में होता है। स्टॉक का नेचर देखा जाता है, जब ओपनिंग होता है ना तो स्टॉक क्या होता है, एसेट कंसीडर की जाती है, तो इसी तरीके से इसको डेबिट किया जाएगा। स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था। परचेजेस एक्सपेंस डेबिट, परचेजेस रिटर्न, इसका नेचर परचेजेस से अपोजिट होता है, क्रेडिट। सेल्स मतलब इनकम रेवेन्यू, इसलिए इसे क्रेडिट किया जाता है। और सेल्स रिटर्न ये सेल्स को कम करता है, रेवेन्यू को कम करता है, इसलिए इसे डेबिट किया जाता है। रेंट इज एन एक्सपेंस, salaries an expense, advertisement it is also an expense, commission received it will be income, commission रिसीव हुआ है और इनकम को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है और एक्सपेंसेस को डेबिट, इसलिए रेंट, सैलरी और एडवर्टाइजमेंट ये तो डेबिट साइड जाएंगे, जबकि जो कमीशन रिसीव है ये क्रेडिट साइड। डिस्काउंट क्रेडिट ऑलरेडी मेंशन है, क्रेडिट डिस्काउंट, तो ये इनकम है। फर्नीचर एसेट, मशीनरी एसेट, डेटर एसेट, तो तीनों ही एसेट है। एसेट कहाँ जाती है, डेबिट साइड। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी,
तो लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, अभी पढ़ा ना। BR बिल रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल एसेट होती है, ये डेटर्स ही होते हैं। देखो जब डेटर को एक डॉक्यूमेंट पर स्टैंप लगवा कर उस डेटर से सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं तो वो डेटर नहीं रह जाता बिजनेस का, वो क्या बन जाता है, बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। ठीक है, तो ये डेटर का रिप्लेसमेंट होता है, ये भी एसेट होते हैं। बिल्स पेबल, जैसे हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, जब क्रेडिटर्स कोर्ट से स्टैम्प करवा लेते हैं तो वो हमारे क्रेडिटर्स नहीं रह जाते, वो कन्वर्ट हो जाते हैं बिल्स पेबल। सो दीज आर द रिप्लेसमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या बन गए, बिल्स पेबल बन गए, इसलिए बिल्स पेबल क्या होंगी, लाइबिलिटी होगी। ठीक है, कैश इन हैंड एसेट। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब जितना बैंक में बैलेंस है उससे ज़्यादा निकाल लेना, ये लाइबिलिटी होती है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जो ओवरड्राफ्ट हुआ है बैंक उस पर इंटरेस्ट ले रहा है तो इट विल बी एन एक्सपेंस। ठीक है, या इंटरेस्ट अगर हमारे बैंक में बैलेंस होता तो बैंक इंटरेस्ट देता और यहाँ लिखता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बट यहाँ तो ओवरड्राफ्ट की वजह से बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, सो इट विल बी एन एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस। कैपिटल, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है। ड्राइंग, ड्राइंग का नेचर डेबिट होता है। एंड GST हम पढ़ चुके हैं। इनपुट एसेट कंसीडर की जाती है एंड आउटपुट लाइबिलिटी कंसीडर की जाती है, इसलिए इनपुट CGST, इनपुट SGST ये तो डेबिट साइड आएंगे, बट आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड आएंगे, बिकॉज दीज आर दी कंसीडर्ड एज लाइबिलिटी एंड दीज आर कंसीडर्ड एज एसेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी पोस्टिंग करने के बाद एज यू कैन सी हियर एज एट 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को बिजनेस के ये बैलेंसेस शो कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च की, यानी 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018 का डाटा है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। अगर ऐसा होता तो एक बात बताओ, यहाँ पर जो है कैपिटल है तो क्या ये सारी कैपिटल सिर्फ 1 साल की है, नहीं, बिजनेस जब से स्टार्ट हुआ है तब से की है ना। फर्नीचर है, इसमें मशीनरी है, तो क्या ये सारा कुछ इसी साल खरीदा है, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये एक पर्टिकुलर डेट पे इन्फॉर्मेशन देता है, ना कि एक पर्टिकुलर पीरियड। पीरियड होता है टाइम, जैसे कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ऐसी इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस नहीं देता, वो एक पर्टिकुलर डेट पर इन्फॉर्मेशन देता है, इसीलिए वो कहा गया था कि पर्टिकुलर डेट पर इन्फॉर्मेशन देता है। So that's it for today. Hope you understand all the important points of trial balance, and as a homework you have to complete first and second practical question, and these are very easy to do and not also time consuming. So complete your work on time. In case of any problem you can contact me. Thank you.